प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक लड़की ने सांप को पैदा किया। जैसे कि आप सभी को मालूम ही होगा कि हाल ही में पूरे सोशल मीडिया पर एक वीडियो और कुछ फोटो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि गोरखपुर में एक लड़की ने सांप को जन्म दिया है और जिसको देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस वायरल पोस्ट की सच्चाई बताने वाले हैं कि ये लड़की कहाँ की है और इसने कब और कहाँ पर सांप को पैदा किया है। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि एक लड़की जो कि 12 साल की उम्र में मां बन गई। दोस्तों, सोशल मीडिया का दौर है और यहां पर हर रोज कोई ना कोई खबर वायरल होती रहती है, लेकिन हाल ही में जो खबर पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई है वो इन सबसे अलग है। इस वायरल पोस्ट में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में एक औरत बच्चे को जन्म देने के लिए हॉस्पिटल में गई, लेकिन वहां पर जब डॉक्टर ने उस औरत का अल्ट्रासाउंड किया तो उनको पता चला कि इस औरत के पेट में बच्चा ही नहीं है बल्कि एक सांप है। और उसके बाद में वो फोटो और वीडियो वायरल हो जाते हैं और फिर देखते ही देखते पूरे सोशल मीडिया पर एक खौफनाक तहलका मच जाता है। इस वायरल खबर में लोग बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक औरत ने 5 किलो के सांप को पैदा किया है। और यही नहीं, जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसी तरह से औरत इस सांप को भी दूध पिला रही है। इस खबर के बारे में जानकर एक बार तो हम भी हैरान रह गए, लेकिन इसके बाद जब हमने सोशल मीडिया पर वायरल खबर की छानबीन की तो हमें कहीं पर भी इसकी सच्चाई नहीं दिखी। इसी वजह से हम इस खबर को सच्चा नहीं बताते हैं। अगर आपको इस खबर के बारे में कुछ पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बता सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं उस लड़की की जो 12 साल की उम्र में मां बन गई। दोस्तों, पाकिस्तान के गांव में जुबेदा नाम की एक औरत रहती थी। जुबेदा की 2 बेटियां थी। बड़ी बच्ची का नाम निशा और छोटी का नाम आलिया था। और जुबेदा के शौहर असलम का टाइफाइड बुखार होने की वजह से इंतकाल हो गया था। शौहर की मौत के बाद वो अपने मायके चली गई, लेकिन जुबेदा के माँ बाप भी आखिर कितने दिन तक अपनी बेटी जुबेदा और उसकी बेटियों का बोझ उठाते। तो उन्होंने जुबेदा से बात की कि बेटी जुबेदा, हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देते हैं। अल्लाह जाने कि हमारी जिंदगी कितनी है और हमारे बाद तुम किसके दर पर जाओगी। जुबेदा ने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया और अपनी बच्चियों को लेकर अपने शौहर के घर आ गई। जुबेदा आखिर अपने शौहर की संभाली हुई कमाई कितने दिन खाती। जुबेदा ने उसके बाद हार मान ली और दूसरी शादी कर ली। जुबेदा के दूसरे शौहर का नाम अकरम था। अकरम, जो कि जुबेदा की बेटियों को अपनी बेटियां समझता था, वो उनसे बहुत प्यार करता था। अकरम जो था उसकी बैग की फैक्ट्री थी। जुबेदा अकरम की शादी को जब 1 साल हो गया तो जुबेदा ने एक बेटे को जन्म दिया। अकरम बहुत खुश था कि अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया है। और उसके बाद अकरम का जो ध्यान था वो जुबेदा की बेटियों से कम होता जा रहा था और उसका रुझान अपने बेटे की तरफ हो गया था। और अगर उसका बेटा जरा भी रोता था तो वो जुबेदा को डांटता था कि ये क्यों रो रहा है। इसलिए जुबेदा का तकरीबन सारा ध्यान अपने बेटे की तरफ ही जाता था। इसी वजह से जुबेदा का तकरीबन सारा ध्यान अपने बेटे की ही तरफ रहता था। निशा या आलिया जब भी अपनी अम्मी को कोई काम कहती तो जुबेदा निशा से कहती कि बेटी, तुम अब बड़ी हो रही हो, अपना काम खुद किया करो। निशा या आलिया जब भी अपनी अम्मी को कोई काम के लिए कहती तो जुबेदा निशा से कहती कि बेटी, तुम अब बड़ी हो रही हो, अपना काम खुद किया करो और साथ में छोटी बहन आलिया को भी देख लिया करो। निशा अपने ज्यादातर काम खुद ही करती थी। आलिया को भी कपड़े पहना देती और उसकी चोटियां भी बना देती। निशा की उम्र तकरीबन 12 साल की हो गई थी और निशा जिस बाजी के पास ट्यूशन पढ़ती थी उसकी शादी हो गई थी। निशा स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि जुबेदा जिस गांव में रहती थी वहां पर कोई स्कूल न था। इस बार निशा का अब्बू अकरम चाहता था कि निशा 8वीं के पेपर दे और मैं उसको गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दूं। जब निशा की ट्यूशन वाली बाजी की शादी हो गई तो जुबेदा ने अकरम से निशा की बात की कि निशा की ट्यूशन का क्या करना है। तो अकरम जुबेदा से कहने लगा कि तुम फिक्र ना करो, मेरे भाई का बेटा MA इंग्लिश करके आया है, उसने ट्यूशन सेंटर खोलना है, तो मैं उससे बात करूंगा, लेकिन निशा को उधर ही रहना पड़ेगा। जुबेदा अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए मान गई कि हाँ ठीक है, 1 महीने की तो बात है। तो ऐसे में अकरम निशा को अपने भाई के घर छोड़ाया और अपने भतीजे से बोला कि यार समीर, ये मेरी बेटी निशा है, इसके 8वीं के पेपर होने वाले हैं, तुम इसकी तैयारी करवा दो और जब तक इसके पेपर नहीं हो जाते तब तक ये यहीं रहेगी। तो समीर ने कहा कि चचा जान, आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह निशा पास हो जाएगी। निशा अब समीर के घर में रहने लगी थी। जब सारे बच्चे अपने अपने घरों में चले गए थे तो निशा उदास हो जाती थी। वो रोज अपनी अम्मी से फोन पर बात करती और अम्मी को कहती कि अम्मी, मेरे यहाँ दिल नहीं लगता, मुझे घर ले जाओ। उसकी अम्मी कहती कि बेटा, कुछ दिन की तो बात है, उसके बाद तो तुम्हें अपने घर ही आना है।
निशा को समीर के घर में रहने का ये फायदा था कि वो जब भी चाहती थी अपनी पढ़ाई के लिहाज से कुछ भी वो समीर से पूछ सकती थी। एक दिन रात के 11 बजे का वक्त था कि निशा को एक सवाल की समझ नहीं लग रही थी, तो समीर के कमरे में चली गई और उसने कहा, भाई समीर, ये सवाल मुझे समझा दीजिए। तो समीर बोला कि अच्छा ठीक है। निशा समीर के पास जाकर बैठ गई। समीर निशा से तकरीबन 12 साल बड़ा था और जब निशा समीर के पास आकर बैठी तो समीर ने निशा के साथ छेड़खानी शुरू कर दी और निशा उठकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन निशा ने अपनी अम्मी को फ़ोन किया कि अम्मी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मैं आपके बगैर उदास हो गई हूँ। जुबेदा बोली कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ। अगले दिन फिर निशा बच्चों के होते हुए समीर के पास गई तो समीर ने फिर से उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। निशा एकदम से पीछे हट गई। तो आज रात फिर से निशा ने अपनी अम्मी को कहा कि अम्मी अब्बू को बोले कि मुझे यहाँ से ले जाए, मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा। निशा जब भी अपनी अम्मी को फ़ोन करती तो वो अपनी अम्मी से खुलकर बात ना कर पाती क्योंकि समीर उसके आसपास ही खड़ा होता था। जुबेदा ने फिर अकरम को कहा कि निशा को ले आइए, वो उदास हो गई है। अकरम ने कहा ठीक है, आज फैक्ट्री से वापसी पर ले आऊँगा। रात के वक्त निशा का अब्बू अकरम अभी सोच ही रहा था कि निशा को लेकर जाना है, लेकिन अचानक से इमरजेंसी में 1000 बैग का ऑर्डर आ गया। तो ऐसे में अकरम के मुलाजिम तो घर जा चुके थे, तो बस वहां पर 2 मुलाजिम मौजूद थे जो फैक्ट्री में ही रहते थे। 1000 बैग का ऑर्डर अकरम ने अपने मुलाजिमों के साथ मिलकर तैयार कराया। जुबेदा ने अकरम को बहुत फ़ोन किया, लेकिन फैक्ट्री में मशीनें चलने की वजह से अकरम को पता ना चल सका। इधर समीर के घर वाले किसी शादी में चले गए थे और आज घर में समीर और निशा अकेले थे। समीर निशा के कमरे में आया और कहने लगा कि निशा, आज तुम्हें कुछ पढ़ना नहीं था? तो निशा ने अपनी आंखें नीचे कर ली। जब समीर निशा के करीब आकर बैठ गया तो निशा उठकर जाने ही लगी थी तो समीर ने एकदम से उसको बेड पर धक्का दे दिया और उसको अपनी हवस का निशाना बना दिया। अगले दिन निशा का अब्बू अकरम उसको लेने के लिए आ गया और कहा कि मुझे तो लगता है कि तुम्हें पढ़ने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, जो रोज अपनी अम्मी को फोन करके कहती हो कि मुझे यहां से ले जाओ। तो अकरम की इस बात पर समीर भी बोलने लगा, हाँ चाचा जान, आप सच कहते हैं, इसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिस दिन से यहां पर आई है तब से बस यही रट लगाई है कि मुझे घर जाना है, बस घर जाना है। तो अकरम ने कहा कि बेटा समीर, मैं ही पागल था, इनके शौक पूरे करने चला था। भला आज तक कोई सौतेली औलाद अपनी हुई है जो ये होगी? आज इस लड़की ने बता दिया कि मैं इनका सौतेला बाप हूं। इतना कहकर अकरम निशा को घर ले आया। निशा जब घर आई तो अपनी अम्मी के गले लगकर बहुत रोई और अपनी अम्मी को समीर के बारे में सब कुछ बता दिया कि अम्मी, पहले तो मुझे 4-5 दिन तक छेड़ता रहा और जिस दिन घर में कोई ना था तो उस दिन उसने मेरे साथ ज्यादती की। मैंने उसे बहुत रोका लेकिन वो बाज नहीं आया। जुबेदा ने जब ये बात अपने शोहर अकरम को बताई तो अकरम ने फौरन अपने भतीजे को फोन किया कि समीर, तुमने क्या हरकत की है? तो समीर बोला कि चचा जान, आजकल तो नेकी का कोई जमाना ही नहीं है। मैंने तो आपके साथ नेकी की थी और आप बदले में मुझे ये सिला दे रहे हैं। अल्लाह जाने कि आपकी बेटी कहां से मुंह काला करवा के आई है और उसका ये इल्जाम आप मुझ पर थोप रहे हैं। अकरम ने उसकी बातें सुनी तो उसने जुबेदा से कहा कि करवा दी ना मेरी बेइज्जती। मेरा भतीजा कह रहा है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है और ना ही मुझे इस बारे में पता है। फिर अकरम अपनी बेटी निशा को कहने लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बस निशा के ना पढ़ने के बहाने हैं, ये सब झूठ है। और उसके बाद अकरम ने निशा को थप्पड़ दे मारा और कहा कि नहीं पढ़ने जाना तो ना जाओ, कम से कम मेरे भतीजे के ऊपर इतना गंदा इल्जाम तो मत लगाओ। ये कहकर अकरम अपने कमरे चला गया। निशा, जो कि अभी 12 साल की बच्ची थी, उसके साथ जो सलूक समीर ने किया उसने साफ साफ अपनी अम्मी को बता दिया। उसके बाद वक्त गुजरता गया। तकरीबन 5 महीने गुजर गए और निशा के जिस्म में काफी फर्क देखने को मिला। एक दिन निशा की अम्मी ने उसकी हालत खराब देखी तो उसे लेकर अस्पताल चले गए और वहां जाकर निशा और उसकी मां को पता लगा कि निशा मां बनने वाली है। तो ऐसे में निशा की मां परेशान हो गई और निशा को अपने सीने से लगाकर रोने लगी। जुबेदा को समीर पर गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि मैं समीर को किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगी। फिर जुबेदा ने डॉक्टर से कहा कि क्या हम ये बच्चा जाया नहीं करवा सकते? तो डॉक्टर ने मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि उम्र बहुत कम है, अगर हम ऐसा करेंगे तो मां और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। जुबेदा बहुत डर गई और घर आकर अकरम को सब बताया। तो अकरम बोला कि मैं दोबारा अपने भाई और भतीजे से बात नहीं करूंगा। पहले ही जब मैंने उसे फोन किया था तो उसने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। और उसके बाद अकरम ने कहा कि अब ये लड़की यहां इस घर में बिल्कुल नहीं रहेगी।
तो जुबैदा और निशा रोने लगी और जुबैदा कहने लगी, नहीं ऐसा ना करे अकरम, तुम्हारी मेहरबानी है, मुझसे मेरी बच्ची को दूर ना करो, वो इस हालत में नहीं कि मैं उसे अकेला छोड़ सकूं। अकरम तुम्हारी मेहरबानी, ऐसा मत करो। अकरम कहने लगा कि जुबैदा अगर तुम चाहती हो कि निशा जिंदा रहे तो इसे इस घर से जाना ही होगा। मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकता। लोग तो मुझे ही बुरा समझेंगे ना और कहेंगे कि सौतेला बाप था और दिखा दी इसने अपनी औकात। इसलिए हम सबके लिए बेहतर यही है कि निशा इस घर से चली जाए और इसमें निशा की भी भलाई है। उसके बाद अकरम निशा को अपनी खाला के घर ले गया। अकरम की खाला कहने लगी कि भला मैं इस बदनामी के ढेर को अपने घर में क्यों रखूं, ले जाओ यहां से। और तुम्हें ये बात समझ नहीं आती कि लोग मुझे क्या पूछेंगे, मुझसे क्या पूछेंगे कि ये कौन है, तो मैं क्या बताऊंगी। मेरी भी कोई इज्जत है और वैसे भी मेरा तो उसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। तुम तो फिर भी इसके बाप हो, अब तुम ही इसे देखो और तुम ही इसका ख्याल रखो। तो अकरम उसके बाद निशा को अपने घर ले आया और जुबैदा से कहा कि इसका बच्चा ज़ाया करवा देते हैं। जुबैदा रोने लगी और अकरम से कहने लगी, मैंने तो आपको पहले ही भी बताया था कि अगर ये बच्चा ज़ाया करवाया तो निशा की जान को खतरा है। जुबैदा ने सोच लिया था कि अकरम कुछ करे या ना करे, मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाकर ही रहूंगी। अगले दिन जुबैदा निशा को लेकर समीर के घर चली जाती है और जब जुबैदा समीर के घर जाती है तो अपनी चाची जुबैदा और निशा को देखकर चौंक जाता है और समीर के चेहरे का रंग बदल जाता है। जुबैदा उसका चेहरा देखकर अंदाजा लगा लेती है कि इस कमीने ने मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है। समीर के माँ बाप कहते हैं, बैठो बहन। तो जुबैदा बोली कि नहीं कुछ नहीं, मैं बस इधर से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपका हालचाल ही पूछती चलूं। उसके बाद जुबैदा निशा को लेकर घर आ गई। जुबैदा के जहन में कुछ चल रहा था लेकिन पता नहीं वो क्या था। जुबैदा ने अगले साल समीर को फ़ोन किया और कहने लगी कि मुझे तुमसे मिलना है। और जब समीर अपनी चाची जुबैदा के घर आता है तो जुबैदा बड़े प्यार से समीर से बात करती है कि बेटा ये निशा तुम्हारी अमानत है, तुम इससे शादी कर लो और इसे अपने घर ले जाओ। लेकिन समीर ये सुनकर गुस्से में बोलता है कि चाची आप किसी और का इल्ज़ाम मुझ पर थोप रही है। तो जुबैदा ने भी गुस्से में कहा कि ये किसी और का इल्ज़ाम नहीं बल्कि तुम्हारा गुनाह है और तुम्हें ये कबूल करना ही होगा कि ये गुनाह तुमने किया है। बोलो तुमने मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है कि नहीं, वरना मैं सबको बता दूंगी। जुबैदा अपने मोबाइल में सब रिकॉर्ड कर रही थी लेकिन इस बारे में समीर को कुछ भी पता नहीं था। पहले तो वो न माना लेकिन फिर अचानक गुस्से में वो बोला कि हाँ मैंने तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की है, बोलो क्या करोगे। मैं तो लड़का हूं, मेरी तो कहीं भी शादी हो जाएगी, लेकिन बदनामी तुम्हारी बेटी की होगी और तुम्हारी बेटी के साथ कोई शादी नहीं करेगा। जाओ बताओ, बोलो सबको कि मैंने ही तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की है। यह कहकर समीर वापस जाने के लिए मुड़ता ही है कि जुबैदा को समीर की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और जुबैदा पीछे से उसकी गर्दन में छुरी से वार कर देती है और बस उसके बाद समीर की मौत हो जाती है। उसके बाद जुबैदा अपनी बेटी को लेकर अपनी बहन के घर आ जाती है और अपनी बहन को अपनी बेटी की सारी दुख की कहानी सुनाती है। जुबैदा की बहन को बहुत दुख होता है और वो जुबैदा की बेटी को अपने घर ले आती है। उसके बाद पुलिस जुबैदा को समीर के कत्ल के जुर्म में जेल ले जाती है। अकरम को जब पता चलता है तो वो जुबैदा से थाने मिलने आता है और जब जुबैदा से मिलता है तो उससे कहता है कि जुबैदा तुमने ये सब क्या कर दिया। तो जुबैदा ने मोबाइल में की हुई रिकॉर्डिंग अकरम को सुनाई तो उसने कहा कि मुझे ही बता देती, मैं खुद ही उसे देख लेता। तो जुबैदा बोली कि आपको तो बताया था लेकिन आपने कुछ नहीं किया। मुझे अपनी बेटी की बहुत तकलीफ थी, इसलिए अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मैंने ये सब किया। थाने के इंस्पेक्टर ने जुबैदा की रिकॉर्डिंग सुनी तो उसे भी बहुत दुख हुआ। फांसी और उम्र कैद की जगह जुबैदा को 10 साल की कैद हो गई और इधर जुबैदा की बेटी निशा ने एक मुर्दे बच्चे को जन्म दिया। निशा की जो खाला थी वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी। निशा की खाला जानती थी कि मेरी बहन जुबैदा बहुत तकलीफों से गुजर रही है, इसीलिए उसने निशा की शादी अपने बेटे के साथ कर दी और आज निशा उस घर में खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। तो क्या निशा की मां ने कुत्ते समीर को जैसी मौत दी, क्या वो सच में उसी का हकदार था? तो अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।